हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण को आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये बीवीडी के शुरू से यानी ऑब्जेक्टिव को आज मैं ख़त्म करूँगा। या शुरू से समझने से पहले, ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को शुरू से हल करेंगे। इसको समझने से पहले इसको थोड़ा सा इसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं, तब इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसको लिख लीजिएगा तो और ही बेहतर होंगे। देखिए क्या कहता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों अगर बराबर हो जाए तब उसको कहते हैं समपाती। समपाती मतलब समझिए किसको कहते हैं। एक लाइन पहले अगर दूसरा लाइन भी इसी हल निकाले तो इसी लाइन पर आ जाए, तीसरा निकाले तो हल इसी पर आ जाए, कितनों भी निकालिए एक ही लाइन पर अगर हल आते जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं समपाती। इसको हम लोग ग्राफ से अगर बनाइएगा तो पता चल जाएगा, ग्राफ को समीकरण हल करेंगे तो। इसको अभी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं इसको, तो इसको इतना ही समझिए कि अगर ये हल करने पर एक ही लाइन पर आते रहे हल तो उसको कहते हैं समपाती। समपाती हो गया, हल निकल रहा है तो इसको कहेंगे संगत। जिसका हल निकलता है इसको कहेंगे संगत। जिसका संगत होता है उसका कोई विरोध नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं ओ विरोधी। भारतीय भवन किताब में इसी को ओ विरोधी भी कहते हैं। NCERT उसको संगत कहते हैं। प्रतिच्छेदी, जैसे A1 A2 बराबर तीनों हुआ तो समपाती कहेंगे। इसमें अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, बहुत ज़्यादा हल होंगे। अगर तीनों अगर लाइन बराबर हो जाए तो अनेक हल होंगे। मान लिया इस तरह से हो जाए, A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है, प्रतिच्छेदी कहलाता है। प्रतिच्छेदी कहलाएगा तो इसमें केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। जिसका एक हल होता है उसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। इसको ही अद्वितीय हल, इसको कहेंगे अद्वितीय हल कहेंगे। इसका केवल एक हल होंगे। अब देखिए, इसका केवल एक हल हुआ। अब देखिए, प्रतिच्छेदी हुआ तो कहीं न कहीं वो एक लाइन अगर दूसरे लाइन को काटेगा। प्रतिच्छेदी मतलब कहीं न कहीं एक लाइन को काटेगा, इसीलिए कहीं न कहीं कटेगा। तब जहाँ पर कटता है उसी को x y मान उसी से निकालते हैं, इसलिए कहीं न कहीं कटेगा, एक बिंदु पर कटेगा, इसीलिए इसका एक हल संभव है। इसको प्रतिच्छेदी कहलाएगा। जिसका हल निकलता है उसको संगत कहते हैं, इसलिए इसको संगत भी कहते हैं। संगत है, इसका कोई विरोध नहीं है तो इसीलिए इसका ओ विरोधी भी कहते हैं। इसको कहते हैं ओ विरोधी। इसी से देखिएगा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, तीन A1 A2 B1 B2 के बराबर है लेकिन वो C1 C2 के बराबर नहीं है, तब इसको कहलाएगा प्रतिच्छेदी। हो गया, ये हो गया समांतर। इसको कहते हैं समांतर हल करिएगा तो दोनों कहीं नहीं कटेगा, चलते रहेगा, इसीलिए इसको लाइन को कहेंगे समांतर। देखिए, कहीं कटेगा नहीं तो हल ही निकलना संभव नहीं है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसको कहेंगे कोई हल नहीं होगा। जिसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल ही नहीं होगा, समांतर कहलाएगा। कहीं समांतर में कहीं कटेगा ही नहीं तो हल ही नहीं निकलेगा। इसका हल ही नहीं निकलेगा तो इसको कहेंगे ओ संगत। इसको कहेंगे ओ संगत यानी किसी से मेल नहीं खाता, इसका मतलब इसका विरोध हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं विरोधी। इसको भारतीय भवन ने विरोधी की रूप से यानी परिभाषित किया, लेकिन इस किताब में हम लोग NCERT में फॉलो करेंगे तो संगत सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका हल ही नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं असंगत। और इसको कहते हैं हम लोग, इसका असंगत हुआ तो इसको कहते हैं विरोधी। इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इसको कहें कोई हल नहीं निकलेगा, इसको समांतर। इसको अगर आप कटाएंगे तो तीनों चलते रहेगा। इसमें एक हल निकलता है, इसको प्रतिच्छेदी बोले थे। जिसमें अनेक हल निकलते थे इसको समपाती बोलते थे, क्योंकि एक ही लाइन पर अनेक हल निकलते थे। ये संगत भी कहलाता था, इसको वो विरोधी। इसमें अनेक हल निकलते हैं, इसी के आधार पर हम सॉल्व ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। चलिए, इसको हम लोग हिसाब में आकर समझेंगे क्या हल है। इसको उतार लीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। इसको समझिए, कहता है क्वेश्चन समझिए अब क्या कर रहा है। पहला नंबर देखिए, सवाल क्या करा, यदि 3x -5 और 5 दिया गया है, दूसरा दिया गया
6x-2y बराबर k है, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नो हो इसका कोई हल न हो। तो कोई हल न होने के लिए देखिए क्या कंडीशन बताइए। तो देखिए इसको पहले उतार लीजिए, इसको कहेंगे a1 3 है। देखिए b1 इसको कुछ नहीं तो 1 है, तो b1 हो जाएगा -1। इसको कहेंगे c1 को बोलेंगे 5। फिर a2 देखिए कितना है, इसको a2 कहेंगे, a2 है 6। b2 कितना हो जाएगा -2। c2 कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा k। आप देखिए इस कंडीशन पर लाएंगे, देखिए a1 a2 b1 b2, देखिए c1 c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए 3, इधर कितना 6, इधर -1, इधर देखिए -2। देखिए ये दोनों कटाएंगे तो 3 1 3 है, 3 नीचे। देखिए ये दोनों तो बराबर हो रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो c1 देखिए मान कितना है 5, k का मान देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो k गुना करेंगे k बराबर नहीं है 5 नहीं 10, यानी k का मान हो जाएगा 10 के बराबर वह नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा k ≠ 10, यानी k जो है 10 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, पहला का सी नंबर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पहला का सी हो जाएगा। उसी तरह दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल को देखिए, कहता है कि यदि समीकरण दिया गया x-2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 1 का एक अद्वित हल है। अद्वित मतलब बताए थे जिसका दूसरा कोई नहीं, मतलब एक हल होने के लिए क्या बताए थे कंडीशन, a1 a2 के बराबर होगा लेकिन b1 b2 के बराबर नहीं होगा। इस तरह से कंडीशन बताए थे। अद्वित हल मतलब प्रतिच्छेदी, जिसका एक हल हो, a1 a2 के बराबर, a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, a1 a2 ≠ b1 b2। इसी आधार पे देखिए इसमें हम लिखते जाएंगे, डायरेक्ट अब सॉल्व करते जी। यहाँ कुछ नहीं तो एक हम देखिए इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए इसमें तो c1 का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका तो कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। देखिए एक का कम 1 करना है, a2 का कम 3, b1 कितना है -2 और b2 कितना है k। अब देखिए इसको हल करेंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं, k गुना 1 k ≠ 3 दूनी 6, यानी k जो है 6 के बराबर नहीं है। दूसरा नंबर देखिए -6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा का बी। उसी तरह तीसरा सवाल को देखिए, तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, 2 चर x y में रेखिक समीकरण x b y c के कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए कोई समीकरण दे दिया है, 2 चर के रेखिक समीकरण दिया गया, 2 चर x y में रेखिक समीकरण इस तरह से दिया गया, समीकरण ax by + c दिया गया। क्या कहता है कितने हल संभव है, के अधिकतम कितने हल हो सकते हैं, के कितने अधिकतम हल है, कितने हल संभव है। हल एक समीकरण दे दिया है तो इसमें हल अनंत हम लिख सकते हैं, अनगिनत। मान ले यानी एक का देखिए x b y + c, देखिए इसका अगर कुछ भी मानेंगे, x का मान ले 1 मानेंगे तो y का मान कुछ और अलग निकलेगा। अगर मान लिया जाए x का मान 2 मानेंगे तो इसका मान कुछ और निकलेगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन मान लिया जाए इस तरह से दिया रहे, अगर x के जगह पर 1 की जगह 3 रहता, y की जगह 4 रहता, c की जगह कुछ भी और रहता 5 रहता, तो इस तरह से करने से एक समीकरण दिया रहे तो x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं तो y का मान अपने निकल जाएगा, y का मान भी कुछ रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। इस तरह से कितनों भी मान रखते जाएंगे तो x का मान रखेंगे y का निकलेगा, y का रखेंगे तो x का निकलेगा। इस तरह से अनेकों हल संभव, इसीलिए इसका अधिकतम हल हो जाएंगे, इसका अनगिनत हल हो जाएंगे, यानी बहुत सारे हल इसका गिनती संभव नहीं, इसीलिए इसका हल हो जाएगा
अनगिनत, अनगिनत हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखिए कितना नंबर में हो जाए, तीसरा का सी हो जाएगा, तीसरा नंबर का हो जाएगा सी। चौथा में देखिए क्या था, चौथा सवाल में कहता है कि कौन इसका संभव है आंसर। देखिए तो 2 समीकरण दे दिया है, समीकरण दिया गया है चौथा नंबर सवाल में। 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। कहता है कौन इसका हल देखिए संभव। ऑप्शन दिया है, जैसे दिया है ऑप्शन, देखिए जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए इसको ऑप्शन को संतुष्ट करते हैं। जैसे डी नंबर ऑप्शन देखिए, इसको इस तरह से अगर हिसाब दिया जाए तो इसको सीधा ऑप्शन पर पुट करके देखिए जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। हम इसका ऑप्शन को डी को रख कर चेक करते हैं कि डी ऑप्शन में देखिए दिया गया है, ये आंसर है, इसका चेक करते हैं 2 और 5। देखिए इसको ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। देखिए अगर ये रखेंगे दोनों के बराबर हो जाएगा तो ये सही है, तो इसका आंसर मतलब ये ऑप्शन सही है। देखिए एक्स का मान 2 रखेंगे, 2 एक्स की जगह 2 रखेंगे, फिर वाई की जगह पर 5 रखेंगे। देखिए 11 के होना चाहिए, 2 दूनी 4, 5 दिया 15, इसको घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, यानी इसका आंसर सही है। इसमें भी रखेंगे तब फिर भी 24 के बराबर हो जाएगा। देखिए एक्स का मान 2, फिर माइनस वाई का मान 5। देखिए 2 दूनी 4, 5 20, इसको हल करेंगे तो -24, माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस करता है, 4 24, ये भी -24 हो गया। तो इसका मतलब दोनों को मान को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सही है डी नंबर। और दूसरा ऑप्शन रख कर देखेगा तो इसके मान के बराबर नहीं आएगा, इसीलिए वो ऑप्शन नहीं है। अब 5वां नंबर सवाल को देखिए, कहता है पाँचवा नंबर देखिए 2x + 3y बराबर 5, 4x + 6y बराबर 15। देखिए अनुपात देखिए तो 2, इसको अनुपात करेंगे 2/4, इसका a1 a2 निकाल कर देखिए, b1 b2 निकाल कर देखिए 3/6, c1 c2 निकाल कर देखिए 5/15। देखिए a1 a2 1/2, b1 1/2, इसको करेंगे 1/3। देखिए क्या हुआ, a1 a2 b1 b2 तो बराबर हो गया, लेकिन c1 c2 देखिए a1 1/2 1/2 तो बराबर है, लेकिन ये 1/3 ना तो ये बराबर नहीं है। देखिए इस तरह से कंडीशन को हम बोले थे समांतर होता है। a1 a2 के बराबर हो जाता था, उधर जो अभी तुरंत बताएं a1 a2 के बराबर है, b1 b2 के बराबर है, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। इसको कहेंगे समांतर। समांतर हुआ तो कोई हल नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन दिया गया समांतर होगा कि समपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि समपाती प्रतिच्छेदी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर हो जाएगा। तो छठा का इसमें हम बताए थे कोई हल नहीं होगा। 5वां नंबर में ऑप्शन था अद्वित हल कि अनेक हल कि कोई हल नहीं, तो इसका कोई हल समांतर हुआ तो कोई हल नहीं बताए थे, समांतर है तो कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। इसका सी नंबर हो जाएगा 5 का सी हो जाएगा। देखिए अगर युग्म असंगत, असंगत किस में होता था, समांतर में। जब कोई हल नहीं निकलता था उसको असंगत बोले थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर युग्म असंगत हो तो निरूपित करने वाली रेखाएं कैसे होंगे, समांतर होंगे। जिसका कोई हल नहीं निकलते थे इसको समांतर बोलते थे, इसका कोई हल नहीं निकलता था। 6ठा नंबर में दिया गया यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी समांतर की समपाती की सदैव प्रतिच्छेदी की प्रतिच्छेदी समपाती। तो समांतर हो जाएंगे, क्योंकि कोई हल नहीं निकलता तो समांतर कहते हैं, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकलेगा तो असंगत होता है। चलिए इतना ही आज रहने देते हैं।